हेलो फ्रेंड्स, एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें हम पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर किया था, वहाँ पर हमारे एक एप्लीकेशन रह गई थी उनकी, तो वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखो हमें पता है कि जो मेटल्स हैं या कोई भी सब्सटेंस है किससे बना हुआ होता है भाई? एटम से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है भाई? एटम। और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक फिक्स पाथ के अंदर क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। इस पाथ को बोलते हैं हम ऑर्बिट। क्लियर। और जिस थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल के अंदर रहते रहते क्या करते हैं? मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इस मोशन को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्बिटल मोशन। क्लियर। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूव, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। ठीक है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक्सिस के अराउंड, जैसे हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है ना, वैसे ही अपनी एक्सिस के अराउंड या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है ना। अपनी एक्सिस के अराउंड, अराउंड अपनी एक्सिस। क्लियर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं भाई? स्पिन मोशन। ठीक है। अब इन दोनों मोशन की वजह से क्या होता है? यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है। क्या अराइज होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट। ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्या हो गया हमारा कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट ड्यू टू देयर ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन, एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा नहीं होती, इज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है। एंड इट इज मेजर इन बोर मैग्नेटो, बोर मैग्नेटोन। जैसे हम लिखते हैं ना, कोई भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है उसके आगे हम बोर मैग्नेटोन की यूनिट लिया, बी एम लिखा हुआ दिखा होगा आपने, इतने 1.87 बी एम, है ना। तो इसका बोर मैग्नेटोन। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम मेजर करते हैं किस यूनिट में? बोर मैग्नेटम। ये यूनिट होगी आपकी किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। क्लियर। On the basis of magnetic properties, substance can be classified into following categories. Number 1, paramagnetic substance. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये जो है मैग्नेटिज्म शो भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो दीज आर वीकली attracted by a magnetic field and lose their magnetism in absence of magnetic field. ठीक है। and this phenomenon called paramagnetism.
कौन सा फिनोमेना भी? बाय विच द सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, और पैरामैग्नेटिज्म किस वजह से होता है अभी? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होंगे वहां पैरामैग्नेटिज्म शो होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चाहे वन हो या मोर देन वन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, वो सब्सटेंस क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और फिनोमिना क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म। फॉर एग्जाम्पल O2, कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, है ना। अब कैसे पता चलेगा कि हमें कोई भी सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक है? ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है भाई, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है इसकी देखेंगे हम। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 टोटल। 1 में 8, 2 में कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1 स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या आएगा भाई? क्योंकि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2pz पहले आएगा, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py। इन दोनों की इक्वल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका इलेक्ट्रॉन का। तो पाई 2px2, पाई 2py2, देन पाई स्टार वाले आते हैं 2px और पाई स्टार 2py। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए। यहाँ पे कितने बजे? 2। 2 में ये नहीं कि यहाँ पे रखेंगे 1 इसको 1 इसको, क्योंकि इक्वल एनर्जी है इनकी, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन पहले मिलेगा, फिर आपकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्या आ गए भी? आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर आप देख सकते हैं कि कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव बोला हमने, तो अब ये क्या है? एटम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कॉपर कौन सी में आता है अभी? डी ब्लॉक के अंदर आता है। डी ब्लॉक में कौन से नंबर पे आता है? कैसे किया करना है हमने? पीरियोडिक टेबल वाली आपने वीडियो देखी होगी ना, वहाँ पे जैसे मैंने लर्न करवाया। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यहाँ पर आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3D9 और 4s2 होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्या होता है? एक्सेप्शन होता है कॉपर में और क्रोमियम में। 1 इलेक्ट्रॉन लेते ये क्या बन जाएगा? फुली फिल्ड। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D10 4s1। ठीक है, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कॉपर 2 पॉजिटिव बोला है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखे हैं? लॉस कर रखे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लॉस कर दिया और 1 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गई भी? 3D9। अब 9 को हम कैसे लिखते हैं? ये डी है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको 1 2 3 4 5 पहले ऐसे भरेंगे, फिर उसके बाद 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो क्या बच गया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इस तरह से हम देख लेंगे कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, इसका चार्ज का भी ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह आप आयरन 3 पॉजिटिव का निकालना और मुझे बताना कि ये कैसे पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, सेकंड टाइप है भाई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये वीकली रिपेल्ड बाय, अब ये क्या होते हैं? वो तो अट्रैक्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक अपोजिट होता है डायामैग्नेटिक लोग। ठीक है, तो वो तो क्या हो रहे थे भी? अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ये क्या होते हैं? रिपेल्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिपेल। मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, और ये कौन से सब्सटेंसेस में होते हैं? जिनमें सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वहां क्या था? पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डायमैग्नेटिक में क्या होना चाहिए? पेयर्ड होने चाहिए। वहां पे क्या था? वो वीकली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये क्या करता है? वीकली रिपेल करता है। ठीक है, दूर भाग जाता है मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक और द फिनोमेना कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दीज आर वीकली repelled by a magnetic field and the substance is called diamagnetic substance and the phenomena is called diamagnetism। बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया क्या होता है डायमैग्नेटिज्म, क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बात करते होते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म shows by those substances which have all electrons paired। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अब देखो ऐसा क्या होता है कि जो है पेयरिंग अगर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर अनपेयर्ड होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है अभी, अब देखो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट, पढ़ा था अभी हमने किया था, है ना। तो मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, यानी वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्या होगा भाई, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट अगर पेयरिंग में है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से एक ही ऑर्बिटल के अंदर है ये, और दोनों क्या है, पेयरिंग में है, तो एक के जो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक मोमेंट का, वो तो क्या है, इक्वल। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। इस वजह से ये क्या करते हैं, रिपेल होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी होगा, तो यहाँ पर किसी ना किसी डायरेक्शन में, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, तो इस वजह से ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यही रीजन होता है कोई भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक शो करने का। नंबर 3, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं भाई, वो जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। जैसे कि पैरामैग्नेटिक में हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करते, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, आप मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, ये मैग्नेटिज्म जरूर शो करते हैं। क्लियर। तो दीज आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, और शो परमानेंट मैग्नेटिज्म एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म होगा इनके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, गैडोलियम है, एटसेट्रा, ये क्या है, इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लो, ये आयरन आपने देखा होगा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, चाहे आप, है ना, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, और इसका क्या है, परमानेंट होता है आयरन का मैग्नेटिज्म। अब इनमें ऐसा क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, देखो इनके अंदर जो है जो स्पिन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, इस तरह से स्पिन जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की एक ही डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। तो स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, मोस्टली जो है वो सेम डायरेक्शन में होती है, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। भाई नाम से ही इंडिकेट है, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, और फेरोमैग्नेटिज्म हमने पढ़ ही लिया, यानी कि उसका अपोजिट।
यानी कि इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। दे शो नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि इनके जो डोमेन्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जैसे एक क्लॉकवाइज है तो इसका एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, जितने क्लॉकवाइज होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो नेट जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके क्या कर देंगे, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उनकी स्पिन क्या होती है, वो अपोजिट होती है, इस वजह से वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो वो हो गए आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इनमें क्या हम लिखेंगे, देयर डोमेन्स कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, so don't show magnetic properties, ठीक है, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगनीज ऑक्साइड, MnO मैंगनीज ऑक्साइड है, उनमें ऐसे ही होता है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन नेट जो है वो उनका रिजल्ट क्या निकलता है, जीरो, इसलिए ये क्या होंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और फिनोमिना कहलाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है नंबर 5, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब वो फेरो था, देखो यहाँ पे फेरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म। फेरो से कंपेरिजन करो, फेरो के कंपेरिजन में वीकली अट्रैक्ट होते हैं दीज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। दीज आर वीकली अट्रैक्टेड by magnetic field, here domain are aligned in unequal number in parallel or anti-parallel direction, in parallel or anti-parallel direction, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो स्पिन की जो डायरेक्शन होती है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे करते हैं ना रिप्रेजेंट, तो ये अनइक्वल होती है, मतलब इक्वल नहीं है यहाँ पर कि जितने क्लॉकवाइज में उतने एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे शो कर सकते हैं, जैसे टू इक्वल आ गई, दो एक ही डायरेक्शन में है, दो अलग डायरेक्शन में आ गए, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखो ये नेट अगर आप इसका निकालोगे तो ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो सकता है, देखो ये इससे हो गया, फिर भी एक डायरेक्शन में दो आपके इस तरह के रह गए है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, इस वजह से ये क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए आपके फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस और फिनोमेना फेरी मैग्नेटिज्म। यहाँ पर एक टर्म आती है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है भाई, देखो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक, उनका हर एक का एक करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर होता है अबव विच, जिसके बाद जो है दे डोंट शो फेरोमैग्नेटिज्म, दे डोंट शो फेरोमैग्नेटिज्म, कोई फेरोमैग्नेटिज्म नहीं शो करेंगे इसके बाद, उससे पहले पहले जो है फेरोमैग्नेटिक हैं वे, लेकिन उसके बाद कोई भी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनका जो बिहेव है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो इसमें लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ ये पूरा लिखा करो आप, डॉट में मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन कभी भी एग्जाम में आप उनकी शॉर्ट टर्म यूज नहीं करेंगे, हमेशा फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक
substances above which they don't show ferromagnetism called Curie temperature. Clear? Now application of n-type and p-type semiconductor. Number 1, diode is a combination of n-type and p-type semiconductor and used as a rectifier. ठीक है, डायोड में क्या होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर हम लेके उनको कंबाइन करके यूज करते हैं. ठीक है. नंबर 2, transistor are made up of sandwiching a layer of one type semiconductor between two layer of other types. जैसे कि NPN, दो एन टाइप यानी सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में क्या आ गई, एक अदर लेयर जो आ गई सेमीकंडक्टर की, या हम पी टाइप के कह सकते हैं इसको. ठीक है, पी टाइप के दो सेमीकंडक्टर है, उनके बीच में हमने क्या डाल दी, एक लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर की. तो ये ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं फॉर डिटेक्ट दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट or amplify radio और audio signals. रेडियो और जो ऑडियो में सिग्नल्स होते हैं ना, उनको एम्पलीफाई करते हैं ना, बढ़ाते हैं, उनके लिए क्या यूज़ होते हैं, ये ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं जिनमें इस टाइप के सेमीकंडक्टर की लेयर्स जो है यूज़ होती हैं. नंबर 3, सोलर सेल जो होती है ना, वो भी एक तरह से फोटो डायोड होते हैं जिनके अंदर जो है हम क्या करते हैं, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं ना, सोलर सेल आपने देखी होंगी. तो वहाँ पे भी यहाँ क्या यूज़ होते हैं, डायोड यूज़ होते हैं इस टाइप के, ये एन टाइप पी टाइप के. बच्चों की पता है क्या प्रॉब्लम होती है, उन्हें नोट्स मिल जाते हैं, वो उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, बस ना समझते हैं ना लिखते हैं. तो इससे उनको है ना लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता है, फिर वो चीज़ें ना समझ आती है, क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट. तो यहीं पे वो बच्चा क्या करता है, अटक जाता है. ठीक है. हाँ, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, हमने क्या करना है, अच्छे से पहले हम समझेंगे, फिर हम उसके क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे. ठीक है. और फिर नोट्स को अपनी हैंड राइटिंग में अगर आपने बना लिया ना एक बार नोट्स, उसको पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, और वो जो ईजी लगता है हमें, वो दूसरे की हैंड राइटिंग से बने हुए नोट्स में हमें ईजी नहीं लगता है. कभी भी देख लेना, वो आप जल्दी से कैच करोगे जो आपने अपनी हैंड राइटिंग में, और हो उसके तो है ना थोड़ी अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिखने की कोशिश करो. सारी बुक की लैंग्वेज जो है आप नहीं लिखनी है आपने. ठीक है, सिंपल से सिंपल फॉर्म में लिखो, पर कॉन्सेप्ट को समझ लो. जैसे कोई डेफिनेशन वगैरह होती है वो तो हमें लिखनी ही पड़ती है भाई, लेकिन उसके अलावा हम अपनी लैंग्वेज में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इससे जो है एग्जामिनर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छे से समझ के लिखा है, इसने कोई भाई ना तो नकल की है ना इसने कोई रटाफिकेशन की है, ये समझ चुका है बच्चा. तो इसका बहुत ही आपका इफेक्ट पड़ता है. तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसको लिखना है. थैंक यू वेरी मच.